ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न है जो कि जीके से संबंधित है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। सही जवाब के रूप में कौन सा राज्य जाना जाएगा? तो यह अधिकांश हम सभी जानते हैं कि डांडिया जो लोक नृत्य है, फेमस लोक नृत्य है, वह भारत के सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात का लोक नृत्य है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की एक प्रमुख कला है? यानी रंगोली कहाँ सबसे अधिक, ये कला का जो रंगोली कला है इसका सबसे अधिक कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र राज्य सबसे सही आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जो जापानी कला है उसको क्या कहा जाता है? यानी फूलों को जो क्रम से लगाने की एक जापानी शैली है जिसमें फूलों को क्रम से लगा के व्यवस्थित किया जाता है, यह कौन सी कला के नाम से जाना जाता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह इकेबाना जो है कला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इसमें कवर करेंगे, आप अपने अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग की तैयारी हो जाए। क्वेश्चन है चौथा कि लोक नृत्य वैशाख बिहू कहाँ की प्रचलित नृत्य है? इसमें जो इस वीडियो के बाद आपको हम उम्मीद करते हैं कि लोक नृत्य से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो ये जो बिहू है, लोक नृत्य वैशाखी के मौसम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आज ये फसल के रूप में भी ये त्यौहार मनाया जाता है, फसल जब कटता है उस समय भी, तो इसलिए इसको बैसाखी बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का जो एक सबसे प्रमुख लोक नृत्य है वह है घूमर, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि घूमर जो है वो राजस्थान का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। बिहू अभी पिछले प्रश्न में हम कवर किए हैं कि यह जो है असम का लोक नृत्य है। याद रखिए गरबा कहाँ का है? गुजरात का, घूमर राजस्थान का, बिहू असम का। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? कथकली वैसे तो ये जो लोक नृत्य है केरल का लोक नृत्य है कथकली, और कथकली ये भारतीय शैली का लोक नृत्य हालांकि नहीं है, लेकिन गरीबों का कथकली के रूप में कौन सा लोक नृत्य जाना जाता है? तो कथकली सबसे पहले जानिए कि कहाँ का है। तो कथकली लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का। और जो गरीबों की लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है वह है ओटन तुल्लन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर होगा कि ओटन तुल्लन ये भी केरल का ही लोक नृत्य है, लेकिन इसको गरीबों के कथकली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 7वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यानी कर्नाटक राज्य का इसमें से कौन सा लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान के नाम से जाना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक महिला प्रधान नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन एक महिला प्रधान नृत्य है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 8वां नंबर क्वेश्चन का कि जो महिला प्रधान नृत्य है यह है गिद्धा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। सवाल 9वां है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोड़कू महाराष्ट्र, उसके बाद है घूमर हरियाणा, फिर झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश, मुकना मणिपुर। तो कोड़कू महाराष्ट्र सही है, थाली हिमाचल प्रदेश सही है, मुकना मणिपुर सही है, लेकिन झूमर या घूमर जो है यह हरियाणा का नहीं बल्कि राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि रोबर्स कप यह है किस खेल से संबंधित कप है? रोबर्स कप का जो संबंध है यह फुटबॉल से संबंधित है, यानी 10वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा कि रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट और गेहूं। तो नकदी फसल को दो रूप में बांटा गया है,
कुछ फसल वो है जो खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है, यानी जिसका इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं, जैसे दलहन है, तिलहन है, उसके बाद जो है गेहूं है, चावल है, ये सारे खाद्यान्न फसल है। तो उसमें कुछ है जो नकदी फसल है जिसका इस्तेमाल लोग उपजा करके बेचने के लिए करते हैं, यानी व्यापारिक के स्तर पर उसका उत्पादन होता है। तो गन्ना है, कपास है, जूट है, ये सभी नकदी फसल आएंगे, क्योंकि इसका उत्पादन ही इसलिए किया जाता है ताकि इसको बेचा जा सके, उससे मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन गेहूं का उत्पादन खाने के लिए किया जाता है, तो ये खाद्यान्न फसल में होगा। बाकी गन्ना, कपास और जूट जो है वह नकदी फसल में आएगा। गेहूं खाद्यान्न फसल है, गेहूं रब्बी फसल भी है, यानी ऐसी फसल है जिसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और उसकी कटाई मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है, उसको रब्बी फसल के नाम से जानते हैं। और कुछ खरीफ फसल है, जैसे अभी जो है मौसम मई जून का महीना, जुलाई, ये खरीफ फसल के बोने का मौसम है, और अक्टूबर नवंबर का जो महीना होगा वो खरीफ फसल के काटने का मौसम होगा। अगला सवाल है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो खाद्यान्न फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था, यानी गेहूं, चावल इत्यादि जो फसलें हैं इसको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का ये किया गया। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12वां नंबर प्रश्न का दोस्तों, कि कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करते हुए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का ये किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह कर्नाटक 1 नंबर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा। और जो बिहार की अगर बात की जाए कि बिहार में रेशम के उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वह है बिहार का भागलपुर जिला, और पूरे भारत में कर्नाटक राज्य जो है वह 1 नंबर पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कि रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर जो रेशम के कीड़ों का पाला जाना है यह किस नाम से जाना जाता है, यानी रेशम कीट का पालन को किस नाम से जानते हैं। तो इस 14वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के कीट का व्यापारिक स्तर पर पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 15 कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति यह किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए था। तो इसका सही जवाब होगा कि मत्स्य के उत्पादन को, यानी मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है नीली क्रांति लाया गया था, यानी ब्लू रिवॉल्यूशन लाया गया था। अगला है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति से किस फसल के उत्पादन को बढ़ाया गया था। तो इस 16वां नंबर प्रश्न का उत्पादन ये सही जवाब होगा कि झींगा मछली के उत्पादन के लिए जो है गुलाबी क्रांति का लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि गलत युग्म को पहचानिए कि कौन फसल कहाँ की है। तो चाय जो है ये असम का है, सही युग्म है। मूंगफली बिहार का गलत है। नारियल केरल से, गन्ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही युग्म है। तो जो गलत युग्म है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मूंगफली जो है वो बिहार में नहीं बल्कि मूंगफली महाराष्ट्र में सबसे अधिक उपजाया जाता है। बिहार में अगर बात की जाएगी तो बिहार में जूट का उत्पादन होता है, और ये क्योंकि ये सारे जो है नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं तो बिहार में जूट का उत्पादन इसमें से होता है। चाय असम में, मूंगफली महाराष्ट्र में, बिहार में जूट, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना समय का अंतर है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच का समय है उसमें जो अंतराल है इसका सही जवाब होगा 18वां नंबर प्रश्न का कि 5 घंटा 30 मिनट का, क्योंकि हमारे भारत का जो मानक देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर होगा तो समय आगे होगा, पश्चिमी देशांतर होता तो समय पीछे होता। तो चूंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 4 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर पार होता है। एक देशांतर को 4 मिनट और इस हिसाब से 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर, तो 82.5 डिग्री देशांतर में यानी 5 घंटा 30 मिनट का लगभग समय
लगेगा। सवाल है 19वां कि पटकाई बूम, नागा पर्वत और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है। तो ये सारे जो पर्वत है, पटकाई बूम, नागा पर्वत, ये सभी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि खानवा घाघरा का युद्ध जो है यह किस मुगल शासक ने लड़ा था। तो भारत में मुगल सत्ता का जो नींव है वह 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके डाला था। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि बाबर के द्वारा खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर ने ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और मुगल शासन की नींव डाली और उसने ही खानवा तथा घाघरा का युद्ध लड़ा था। अगला सवाल है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध है यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। उसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब है। अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, यह किसके किसके बीच हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है जो 1191 ईस्वी में हुआ है, यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ और यह युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, मोहम्मद गोरी हारा गया। उसके बाद फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में होता है, उसमें मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त करता है। यानी 22वां का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह जो ये था, विडो का जो रीमैरेज है, विडो रीमैरेज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ। तो यह राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1856 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो लौह स्तंभ का जो निर्माण है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय किए हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसका निर्माण जो है सबसे जो किया गया था वो है दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है। यानी भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है वो किस स्थान पर होती है। तो हम लोग अगर इसका आकलन करें कि भारत में वर्षा का, हम लोग के क्षेत्र में जो भारत में वर्षा होती है बिहार क्षेत्र में, यहाँ जो है ये वर्षा मानसूनी वर्षा होती है और जो सबसे अधिक वर्षा जो भारत में होती है वो मासिन राम जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है, मासिन राम में, जो स्थित कहाँ है तो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो सबसे अधिक मिट्टी जो भारत के भूभाग पर विस्तृत है, फैली हुई है, वह काली लाल लैटेराइट नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 28वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। पुराने जलोढ़ को कहा जाता है नवीन जलोढ़ खादर, पुराने जलोढ़ को बांगड़ कहा जाता है। खादर और बांगड़ के नाम से जानते हैं। ये नवीन जलोढ़ खादर, पुराना जलोढ़ बांगड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे या फिर इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो यह जो प्रश्न है जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न जो है डाला गया है, क्योंकि इससे प्रश्न भी बनने के चांसेस रहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी यह 1917 में कहाँ हुई थी। तो रूस में हुई थी। किसके विरुद्ध। तो उस वक्त रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। कौन था उसका रूस का शासक। जार निकोलस द्वितीय था। उसके विरुद्ध जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यानी 30वां नंबर क्वेश्चन का बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, सर सैयद अहमद खां हैं या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है या डॉक्टर जाकिर हुसैन है।
तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 31वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है कि सर सैयद अहमद खान जो है यह AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जो है 1869 में खोला था कॉलेज, एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। बाद में वही कॉलेज जो है फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में आज वहाँ मौजूद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 18 के बीच चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 के बीच चला है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है आंदोलन जो चला था भारत में, ये आंदोलन कौन सा था? तो उस वक्त जो आंदोलन चला था वो होम रूल लीग आंदोलन था। 1916-17 में यह चला था प्रमुख रूप से। और इसको जो है मुख्य रूप से कौन कौन मिलकर चलाए थे? तो इस आंदोलन को जो है चलाने में एनी बेसेंट और फिर जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। इससे पहले हम एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। 33वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है। भारतीय संगीत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो 4 वेदों में से एक वेद है। कौन कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें से जो संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद है, यानी 33वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। 34वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्र देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों में समिति के अध्यक्ष थे। राज्य मामलों में जो समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं जो है ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन राज्य मामलों में जो समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए, या फिर इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया, या इसे स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने अनुमोदित कर दिया, या इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि इसे तब स्वीकार किया गया जब जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि इसे तब स्वीकार किया गया जब सभी सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर इस पर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जितने भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वह 1969 में हुआ है। इसका सबसे सही जवाब जो है 37वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है कि 19 जुलाई 1969 को सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। मंदिर निर्माण की कला का जो जन्म है वह मौर्यों के काल में हुआ, गुप्तों के काल में, या फिर कुषाण के काल में, या सैंधव काल में। तो 38वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल। गुप्त काल को जो है वो सुनहरा दौर के रूप में जाना जाता है। बी जो है सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है चांदी के जो विशेष सिक्के जारी किए गए थे, इस ऑप्शंस में से जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो इसका 38वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि हुनों को परास्त करने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चांदी के विशेष सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है कि फाहियान जो कि फू कोकी की रचना की है और ह्वेनसांग ने सी यू की रचना किए हैं। ये 2 चीनी यात्री है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार आए थे। तो इन्होंने फाहियान की जो पुस्तक है फू कोकी वो उसकी किसका विवरण उसमें मौजूद है। तो फू कोकी जो फाहियान के द्वारा रचित पुस्तक है उसमें बौद्ध राज्यों का विवरण है, या गौतम बुद्ध के उपदेश को लिखा गया है, या बौद्ध मंदिर को, या फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है करेक्ट आंसर है कि उसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत को लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अलग अलग टॉपिक से किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तथा साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के भी शेयर करते हुए आप इसे कमेंट करके भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कि हिमालय जो पर्वत है वह एक मुख्य प्रकार है, यानी हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। आप लोग उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए कि हिमालय कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी, वलित या ब्लॉक या फिर अपशिष्ट। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है पहला नंबर प्रश्न के लिए कि हिमालय जो है वह सबसे नवीन वलित पर्वत में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी सबसे करेक्ट आंसर है। आप लोग भी कमेंट करके उत्तर बताएंगे ताकि पता चलेगा कि कितनी तैयारी हो रही है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। थोड़ा सा प्रश्न में यह है, ना यह भारत का सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है, ना ही हिमालय का सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कैसे टेक्निकली घुमाया गया है आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो नंदा देवी है या फिर नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है या धौलागिरी है। तो भारत में की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गाडविन आस्टीन है, केटू के नाम से जानते हैं, जो कि कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम है, यानी सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो नई जो सबसे पर्वत श्रेणी है, हमने पिछले क्लास में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा है, हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, तो इनमें से जो सबसे नवीनतम है वह कौन है, तो वह हिमालय श्रेणी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। जी, हिमालय का जो विस्तार है वो भारत के कश्मीर से लेकर के समझिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम से होते हुए मेघालय, असम तक विस्तृत है। तो इसमें से असम राज्य में स्थित जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, वह नंदा देवी है या नामचा बरवा है या धौलागिरी है या कंचनजंगा है। तो भारत की सबसे जो सर्वोच्च चोटी है इसकी हिमालय की वो कंचनजंगा है, जो कि असम राज्य में नहीं स्थित है। तो असम राज्य में जो भारत की हिमालय की चोटी स्थित है वह नामचा बरवा है, कि हिमालय की चोटी जो असम राज्य में स्थित है वो कौन है, नामचा बरवा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में कौन है, कंचनजंगा है, और जो ये है नामचा बरवा है वो असम की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, कौन सा हिमालय और किन दो नदियों के बीच है, यह प्रश्न हमने कराया है, यह जो नोट्स में हमने तैयारी कराया है। तो इसमें कौन किस हिमालय के बीच स्थित है, 5वां नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा धैर्य से आप उत्तर कीजिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली आजकल इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उसमें अभ्यर्थी को कन्फ्यूज किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर है कि पंजाब हिमालय जो स्थित है वह सिंधु तथा सतलज नदी के बीच स्थित है। उसके बाद कुमायूं हिमालय जो है वह काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। उसके बाद जो है नेपाल हिमालय जो है यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। फिर असम हिमालय जो है वह कन्फ्यूजन है, पंजाब हिमालय जो है वह सिंधु तथा सतलज नदी के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय कहाँ स्थित है, सिंधु से सतलज नदी के बीच। उसके बाद जो है ये पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो यह सतलज से काली नदी के बीच है। उसके बाद जो है ये नेपाल हिमालय है। तो नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है यह है काली से तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, और इस हिसाब से जो है सी का फिर चौथा और डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट कूट बनेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो संसार की जो दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है वह ऑप्शन में जो आंसर है उसमें से सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि वह गाडविन आस्टीन है, जो संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह भारत में स्थित है, और जो कि अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो यह पीओके में स्थित है, यानी पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है हमारा, उस कश्मीर में यह स्थित है गाडविन आस्टीन। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी के नाम से
जाना जाएगा। कंचनजंगा जो है वो हिमालय की भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो जब हम क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि जो हिमालय की चोटियां हैं जिसमें से कंचनजंगा, कामेत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, एवरेस्ट, उनमें से जो जिनको सागर माथा कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि माउंट एवरेस्ट को जो है वो सागर माथा के नाम से। और सागर माथा इसको कहाँ कहते हैं, तो सागर माथा इसको कहते हैं पड़ोसी देश नेपाल में जहाँ माउंट एवरेस्ट स्थित है वहाँ इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 8वां है कि नंदा देवी जो चोटी है वो कौन से हिमालय के भाग में स्थित है। नंदा देवी चोटी जी आप कमेंट करके बता सकते हैं तथा हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। और यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, सभी दोस्तों की तैयारी बीएसएससी इंटर लेवल की हो जाए और इसमें अपना एक सीट जो है पीटी से हम लोग कंफर्म करके मेंस की ओर बढ़े, क्योंकि पीटी और मेंस 2 एग्जाम्स होने हैं इसके लिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है। 8वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि नंदा देवी चोटी जो है वह कुमायूं हिमालय के भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। जस्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और फिर लद्दाख श्रेणी। क्या है, हमको पूरब से पश्चिम की ओर इसको देखना है। तो पूरब से पश्चिम की ओर में सबसे पहले काराकोरम श्रेणी आएगा, फिर उसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी होगा, फिर उसके बाद जो है दूसरा नंबर पर लद्दाख श्रेणी है। तीसरा नंबर पर जो है वह कौन सा है, तो तीसरा नंबर पर है जस्कर श्रेणी और फिर चौथा नंबर पर है पीर पंजाल श्रेणी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है। तो भारत ही नहीं जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है वह कौन सा है, वह पर्वत है अरावली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कि सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो कौन है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो राजस्थान से लेकर के हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। तो इसका सबसे जो सर्वोच्च शिखर है उसको किस नाम से जानते हैं। सर्वोच्च शिखर को जो जानते हैं वह गुरु शिखर कहते हैं, यानी गुरु शिखर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सतपुरा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है या फिर अरावली है। तो इसमें से सह्याद्री नाम से किसको जाना जाता है। 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियां हैं वह सम्मिलन स्थल कौन सा है, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो किस जगह पर जाकर के मिलती है। इसका 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है, तो इसका सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि जो है नीलगिरी पहाड़ी में जाकर के यह मिलती है जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया, याद रखिएगा ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हम इसी वीडियो में आपको ये भी कराएंगे कि कौन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है, यानी बीपीएससी में पूछा गया है या फिर बीएसएससी में या एसएससी में किस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी हम इस टॉपिक्स में इसी में आगे हम लोग अंत में कवर करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत लाभकारी भी होगा। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो हैं वो किस राज्य में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा पर्वत, उपयुक्त का उत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। इन पर्वत श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो सबसे सही क्रम है वह कौन सा है। 15वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर 1 नंबर पे महादेव पहाड़ी,
फिर दूसरे नंबर पर जो है वह सतपुरा पर्वत श्रेणी, और तीसरे नंबर पर जो है वह सह्याद्री पर्वत, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3 और फिर 2। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो छोटा नागपुर का पठार है यह कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सा है? वह धूपगढ़ है, पंचमगढ़ी है, पारसनाथ है या फिर महाबलेश्वर है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है 16वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वह पारसनाथ के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 17 है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट ऊंचाई क्या है? तो हिमालय की जो सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में कौन सा पहाड़ी स्थित है? यानी ये जो, या ये कहिए कि कौन इन दोनों नदियों के बीच में कौन पहाड़ी स्थित है? वह अरावली पर्वत है या फिर सतपुरा की पहाड़ी है या राजमहल की पहाड़ियां है या फिर विंध्य पर्वत है। तो 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा 18वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर बी कि सतपुरा पहाड़ी जो है वह नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है 19वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है? तो उसको जानते हैं हम लोग शॉर्डिल पीक के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि वह शॉर्डिल पीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? जी, 20वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो यह है हिमालय का अंग कुलून भी है, काराकोरम भी है, हिंदुकुश पर्वत भी है। तो जो अंग नहीं है वह अरावली पर्वत है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 20वां के लिए सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जी, हिमालय की जो चोटियां हैं उनमें से सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है या फिर अन्नपूर्णा है या कंचनजंगा है या फिर एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट जो है या तो नेपाल में स्थित है जिसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, और कंचनजंगा जो है यह सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। जो स्थित ये है सबसे पूर्वी चोटी के रूप में जो आंसर जाना जाएगा 21वां नंबर प्रश्न के लिए वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि नामचा बरवा पर्वत जो है वो सबसे नामचा बरवा जो चोटी है वो सबसे पूरब में स्थित है। कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? तो यह असम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि हिमालय की पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय का जो विस्तार है, जब हम लोग भारत के मैप को देखते हैं तो इसमें हिमालय के विस्तार पर जब हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें तो ये हिमालय के विस्तार पर जब हम लोग नज़र डालते हैं तो इसमें हिमालय का विस्तार उत्तरी छोर में यहाँ से इधर है, यानी कि इसमें कश्मीर राज्य, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उत्तराखंड, कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद जो है ये जो हिस्सा है यहाँ पर इधर से यह नेपाल का हिस्सा है जहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार सटता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ सिक्किम बॉर्डर से ये हिमालय का विस्तार शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम की ओर तक पहुँचता है, यानी बीच में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इस बीच में जो बॉर्डर लगता है वो नेपाल से लगता है, और जिस कारण जो है हिमालय का विस्तार नेपाली एरिया में पड़ता है और बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया इसमें नहीं आने के कारण 22वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है वह राज्य हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर में तो है, भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत है, और उत्तर पश्चिम पूछा जा रहा है तो उत्तर पश्चिम में जो पर्वत भारत के स्थित है, याद रखिएगा वो कौन सा पर्वत है। मैप में आप देख सकते हैं, मैप को जब हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो इसमें क्या है कि जब हम लोग इस तरह से भारत का मैप बना करके अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा फ्री हैंड में मैप दिक्कत हो रहा है,
तो ये उत्तर में पूरा हिमालय इधर स्थित है, एच से हिमालय लिखेंगे। लेकिन उत्तर पश्चिम की अगर बात करें हम लोग इस जोन में, तो इस जोन में जो पर्वत स्थित है वह कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। यानी ए से यहाँ अरावली पर्वत जो है यह उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा से लेकर के दिल्ली के दक्षिण तक जो है यह आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। जी, अब जो यहाँ से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रश्न जो है पूर्व में, चाहे वह बीपीएससी में के पीडी में पूछा गया प्रश्न हो, या एसएससी में, या बीएसएससी में, या अन्य जो भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी भी साबित हो रहा होगा। तो इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक से, या पैलियोजोइक से, या मेसोजोइक से, या फिर सेनोजोइक से। तो 24वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वह सेनोजोइक से हुआ है, और डी ऑप्शन सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूर्वी घाट एवं पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जी, यह आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। 25वां नंबर प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कार्डेमम पहाड़ी जो है यह कहाँ अवस्थित है। यह यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यानी उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि कार्डेमम पहाड़ी जो है यह कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि कार्डेमम पहाड़ी जो स्थित है वह दक्षिण भारत के राज्य केरल में स्थित है। केरल राज्य में जो है कार्डेमम पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। यह फोर्स में पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय का जो ये है निर्माण है वह कैसे हुआ है। तो हिमालय का निर्माण जो हुआ है हम सभी जानते हैं कि वह टेथिस सागर से हुआ है, अर्थात जो टेथिस है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि टेथिस सागर से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। जी, ये एसएससी के द्वारा, एसएससी जो सेंट्रल लेवल का एसएससी कंडक्ट कराती है, और एक एग्जाम बीएसएससी कराती है यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एक सेंट्रल लेवल का जो होता है जिसको एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है 28वां नंबर प्रश्न का लिए सबसे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि जो सतपुरा की रानी कहलाती है वह पंचम गढ़ी को कहा जाता है, अर्थात 28वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है। तो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, या कर्नाटक में, या केरल में, या फिर तमिलनाडु में। यह भी किसी न किसी प्रश्न में पूछे गए प्रश्न है। सेवराय की जो पहाड़ियाँ स्थित है 29वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी है कि यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि हिमालय का जो पाद प्रदेश है यानी फुथिल रीजन जो है, सबसे निचला बिंदु का जो रीजन है वह किस नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी बीपीएससी के प्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा नाम जाना जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि जो फुथिल रीजन है हिमालय का वह शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जी, तो इस प्रकार जो है हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत पसंद आएगा तथा यह आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत लाभकारी साबित होगा। तो आप चैनल पर अगर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, और ये वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।